हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी प्लेटफॉर्म टॉर्क। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका कोच ऋतिक शुक्ला। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th NCERT साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम कुछ सवालों के साथ। जैसे कि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हर बच्चों के मन में रहते हैं, जैसे कि एसिड क्या होता है, ये बेस क्या होता है, आखिर साल्ट क्या है, क्या एसिड डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, क्या बेस भी होते हैं, अगर यूज होते हैं तो एसिड की क्या एसिड हार्मफुल भी हैं, एसिड हार्मफुल है तो क्या बेस भी हार्मफुल है, साल्ट क्या एसिडिक भी हो सकते हैं, साल्ट बेसिक भी हो सकते हैं। तो आज ऐसे कुछ सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, बस बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग हम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बस आपको करना क्या है, एक बार इसे देखिएगा, फिर उसके बाद आप NCERT को पढ़िएगा और शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। चैप्टर पक्का हो जाएगा और बाकी इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको हर चीज़ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो आप देख ही सकते हैं, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास। तो इसमें क्या दिया है, इसमें बस आपको ये बताने की कोशिश किया गया है कि आप पिछले क्लास में जैसा कि पढ़ चुके हैं, और हाँ क्लास 8 में आपने पढ़ा भी होगा कि एसिड जो होता है वो सौर होता है और बेस जो होता है वो बीटर होता है। तो एसिड सौर होता है मतलब क्या, एसिड खट्टा होता है और बेस क्या होता है, कड़वा होता है। और कुछ इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं हम। और टेस्ट में भी दिया है, जैसे एसिड में जब आप एसिड जो होता है वो आपके टेस्ट को सौर बना देता है और बेस जो होता है वो बीटर बना देता है, एक ये हो गया। और बेस को जब आप टच करेंगे तो वो सॉपी इन टच होता है, सॉपी इन टच होता है। आगे आप पढ़िए, आपको सब पता चलेगा ये सब क्या होता है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे देखिए बेकिंग सोडा के बारे में बताया, पूछा गया है कि आप बेकिंग सोडा को मतलब या क्या आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है, एसिड है कि बेस है। फिर उसके बाद आपको विनेगर के बारे में पूछा गया है, लेमन जूस के बारे में पूछा गया है। तो ये सब आप जानते हैं कि लेमन जूस जो है वो एसिड है, विनेगर जो है वो भी एसिड है, और बेकिंग सोडा जो है वो भी, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन जो है वो भी बेस है। तो आइए शुरू करते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक of while choosing the remedy? Surely you must have used to knowledge about the ability of acid and base of nullify each other effect. तो इसमें देखिए एसिडिटी के बारे में बताया गया है कि जब आपके पेट में कभी एसिडिटी हो जाता है तो आप क्या चूज़ करेंगे, विनेगर या फिर लेमन जूस या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। किसके लिए, ठीक करने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब पेट में एसिडिटी होता है तो जलन होती है, और वो जलन काहे के कारण होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि वो ठीक कैसे होगा। तो मैं बता दूं आपको कि वो जलन जो आपके पेट में HCl सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो एक्सेस अमाउंट में मतलब ज़्यादा अमाउंट में वो सिक्रेट होने लगता है तो आपके पेट में जलन होने लगती है। अब एसिड है, तो अब आप ये बताइए, पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होता रहे कि आप इसमें लेमन जूस यूज़ करेंगे या विनेगर यूज़ करेंगे या बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे इसे ठीक करने के लिए, इस जलन को। तो आगे आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आगे चलिए चलते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सॉर इन टेस्ट। आप तो जैसा कि जानते हैं कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, सॉर होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस रेड। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर की बात हो रही है, जैसे लिथमस पेपर हो गया, वेनिला एसेंस हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया। ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें कुछ नेचुरल हैं कुछ आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल क्या होते हैं, जो नेचर से मिलते हैं। आर्टिफिशियल क्या होते हैं, जो मानव द्वारा रचित होते हैं, मतलब जो ह्यूमन मेड होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अब आप तो जानते ही हैं कि एसिड सॉर इन टेस्ट, एसिड खट्टा होता है और चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस रेड। जो ब्लू लिथमस होता है उसका कलर चेंज करके लाल कर देता है, मतलब नीले लिथमस पेपर को लाल कर देता है। कैसे, जैसे
जैसे आप एसिड अगर किसी नीले लिटमस पेपर में अगर आप एसिड डाल देंगे ना तो वो रेड कलर हो जाएगा। वेयर, अब यहाँ पे देखिए बेस का बताया है, वेयर बेसेस आर बीटर, बेसेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं। और चेंज द कलर ऑफ रेड लिथमस टू ब्लू, तो जो रेड लिथमस होता है ना, अगर उस पर आप बेस डाल देंगे ना, कोई भी बेस, ये नहीं जरूरी है कि यही बेस, ये नहीं, बेस का मतलब बेस, कोई भी बेस अगर आप रेड लिथमस पेपर पे डाल देंगे वो ब्लू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, लिथमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक भी आता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम बच्चों को होती है, अक्सर होती है, कि उन्हें याद नहीं रहता कि लाल कलर नीला कलर कैसे ये चेंज हो रहा है, एसिड डालने पे लाल से नीला होगा कि बेस डालने पे नीला से लाल होगा, ये किसी को मतलब नहीं याद रहता। तो मैं इसका आपको ट्रिक एक बताता हूँ। तो वो ट्रिक ये कुछ इस प्रकार है, रुकिए मैं बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ। देखिए आप लिख दीजिएगा अनिल, और दूसरा वर्ड लिखिएगा छीलनी, देखिए मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये दोनों शब्द तो याद हो जाएंगे, अनिल छीलनी। अब देखिए अनिल और छीलनी का मतलब होता क्या है, इसके पीछे पहले एक चीज़ समझिए। देखिए एसिड जो होता है ना, एसिड, तो एसिड को एक सेकंड, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अब यहाँ बनाता हूँ। एसिड जो होता है ना, एसिड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल, अम्ल कहते हैं, ये आपको आया। अब और बेस जो होता है ना, बेस को हिंदी में कहते हैं क्षार, इतना आपको क्लियर हुआ? इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना तो याद ही कर लेंगे। तो अब देखिए बेस है, छ है, हिंदी में क्या कहते हैं, क्षार। अब देखिए अनिल छिलनी का अलग अलग कर दीजिए, और अनिल को भी अलग अलग लिख दीजिए और छिलनी को भी। तो आइए लिख के हम समझाते हैं, एक सेकेंड रुकिए। अनिल को ऐसे लिख सकते हैं ना, और लिख सकते हैं नी, और लिख सकते हैं ल। से हो गया अम्ल, हो गया, नी से हो गया नीला, हो गया, और ल से हो गया लाल। इसका मतलब आप लोग समझे, अम्ल जो है वो नीला से लाल कर देता है, इसका मतलब आप लोग समझ गए ना। अम्ल जो है, अम्ल मतलब एसिड जो है, ACID, एसिड जो है वो नीला से लाल कर देता है। एसिड क्या कर देता है, नीला से लाल कर देता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आता हूँ छीलनी का कॉन्सेप्ट बताने। देखिए ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये स्वयं रचित है ये छीलनी, छी से हो गया क्षार, ल से हो गया लाल, नी से हो गया नीला। इसका मतलब समझे, क्षार जो होता है वो लाल होता है अगर, तो लाल से वो नीला हो जाता है, क्षार लाल रहेगा तो नीला हो जाएगा। इतना आप लोग कर लिए बस, लिटमस पेपर का जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर, एग्ज़ाम में आप लोग पक्का फोड़ के आएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ट्रिक अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए अब हम आते हैं। तो यहाँ तक कर लिए थे ना, लिथमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। अच्छा हाँ, आप लोगों ने कभी ये तो देखा ही होगा कि बचपन में कभी सफ़ेद कपड़े पहन के कहीं शादी में गए हों और वहाँ पे सब्जी सर पे गिर गई हो, फिर उसके बाद जब घर पे डरे डरे आते हैं और मम्मी जब उसे धुल देती हैं साबुन से कभी, तो वो लाल पड़ जाता है, पीला दाग लाल पड़ जाता है, कैसे पॉसिबल है।
यही तो है। ये जो है ना, उसमें जो पीला दाग पड़ता है वो किस कारण पड़ता है? क्योंकि सब्जी में जो हल्दी पड़ी रहती है ना, तो वही हल्दी पीला कर देती है शर्ट को। और जब हल्दी में मतलब टर्मरिक में, इसे भी मैं बता दूं आप लोगों को, टर्मरिक देखिए आपके शर्ट में पड़ गया है। अब जब टर्मरिक में आप साबुन रगड़ देंगे, एक चीज़ पहले जान लीजिए कि साबुन जो होता है वो बेस होता है, आप इसे माइंड में रखिएगा। नहीं भी रखेंगे तो आपको इतना चैप्टर ये पढ़ लेंगे ना कि आगे आपको सब याद हो जाएगा अपने से। तो टर्मरिक में जब आप साबुन रगड़ देंगे, ये साबुन जब टर्मरिक रगड़ देंगे मतलब क्या, सौंफ। जब सौंफ आप टर्मरिक में रगड़ देंगे तो टर्मरिक जो येलो होता है ना, येलो से वो हो जाएगा रेड। तो इसमें देखिए एनसीईआरटी आपसे एप्रोप्रिएट वर्ड आपको दिख नहीं रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। रुकिए मैं और छोटा लिखने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखिए कलर, सॉरी इंडिकेटर, इंडिकेटर लिख लीजिए, यहाँ एसिड और यहाँ पे बेस। देखिए इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या है आपका, टर्मरिक। टर्मरिक है, टर्मरिक आपका एसिड में क्या कलर देता है, एसिड में देखिए आप येलो ही रहेगा। कभी आप ये देखिए कि आपके शर्ट में पीला दाग पड़ा है और उसमें आप नींबू रगड़ रहे हैं, नींबू तो एसिड है, कुछ नहीं होगा, बिकम येलो, येलो ही रहेगा। लेकिन जब आप बेस करेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी जो है वो रेड को एक एप्रोप्रिएट वर्ड से वो करती है, रेडिश कलर। आपके एग्जाम में जब भी आएगा आप रेडिश ही लिखिएगा, रेड नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए टर्मरिक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यू कैन यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। देखिए यहाँ पे कुछ, अभी तक तो आपने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा। नेचुरल इंडिकेटर में क्या था कि नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस पेपर आ गया था और टर्मरिक आ गया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर दिए हैं, इसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मैन मेड इंडिकेटर भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या दिए हैं, मिथाइल ऑरेंज और क्या दिया है, फिनोल्फ्थलीन। तो फिर ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए अब आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज टू सी इन अवर डे टू डे लाइफ। अब यहाँ पे देखिए एसिड एंड बेस से जुड़ी हुई बातें जो आपकी दिनचर्या में यूज होती हैं, आप वो सब भी देखेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि एसिड और बेस कैसे एक दूसरे के इफेक्ट को क्रिस क्रॉस कर देते हैं, मतलब नल्लीफाई कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। देखिए आपका ये जो ये बॉक्स दिया है, अभी आप लोग न्यू 10th में गए हैं, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये सीबीएसई पूछती नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पर्पल डाई है, पर्पल कलर की एक डाई है लिटमस सॉल्यूशन। लाइकेन, लाइकेन एक प्लांट होता है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन से। अब देखिए आप लोग क्लास 9th में वो तो पढ़ के आए होंगे, जो लास्ट चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में आप लोगों को ये थैलोफाइटा ग्रुप पढ़ाया गया होगा। तो थैलोफाइटा ग्रुप का ही होता है लिथमस, मतलब लिथमस लाइकेन प्लांट से पर्पल डाई होता है, जो कि लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। एंड कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया इंडिकेटर की यूज में होता है। अच्छा ये इंडिकेटर क्या होता है, कोई पूछ लिया। तो इंडिकेटर देखिए वो चीज़ होता है जो कि अपना रंग, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि देखते ही रंग बदल दिए, तो वही होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर एसिड बेस के इफेक्ट में आकर अपना कलर चेंज कर देता है। अभी और तो आप शॉकिंग न्यूज़ ये पढ़ेंगे, अभी आगे देखेंगे आप कि कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो अपना कलर नहीं स्मेल चेंज करते हैं, और वो आपके ही बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए आगे मिलेगा ज़रूर। तो when the litmus solution is neither acidic nor basic, जब लिथमस सॉल्यूशन जो होगा मतलब न्यूट्रल होगा, ना एसिड के प्रभाव में ना बेस के प्रभाव में आया रहेगा, वो मतलब कि आप ऐसे समझिए कोई लिथमस पेपर तुरंत निकाला गया है लाइकेन से, और ना अभी एसिड के उसमें आया है, प्रभाव में आया है, ना बेस के प्रभाव में आया है,
तो उसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा, पर्पल कलर होगा। और कौन सा पर्पल, कौन सा, पेल पर्पल होगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज। देखिए रेड कैबेज भी एक नेचुरल मटेरियल है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक है, रेड कैबेज की लीव्स हैं, सॉरी, रेड कैबेज की लीव्स जो है टर्मरिक हैं। कलर्ड पेटल ऑफ सनफ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया पटीना जरेनियम। तो देखिए कलर्ड पेटल मतलब कुछ पेटल्स होते हैं, अभी आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आप प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पेटल आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। रिप्रोडक्शन चैप्टर में जब आप जाएंगे ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो पेटल आपको दिख रहे हैं ना, पंखुड़ी, पेटल का मतलब पंखुड़ी। तो यही पेटल जो होते हैं ना, तो ये मतलब ये कुछ ऐसे पेटल भी होते हैं जो कलर्ड होते हैं। भाई पेटल पंखुड़ी तो आप जानते ही हैं, फूल के जो होते हैं वो कलर के होते हैं। तो जैसे हाइड्रेंजिया फ्लावर हो गया, उसके पेटल भी इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं, जिन्हें कि नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। और पटीना एंड जरेनियम, देखिए ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है, पटीना एंड जरेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि एसिड और बेस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में कि नहीं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर एंड समटाइम सिंपली इंडिकेटर। आप इसे सिंपली इंडिकेटर कहिए, ये कहीं नहीं पूछा जाता कि इंडिकेटर है कि एसिड बेस इंडिकेटर। ये तो आप लोगों को कॉमनली कॉमन सेंस से नोन होना चाहिए। आइए देखिए, अब हम क्वेश्चन की एक अलग सीरीज़ ले आएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन के पीछे मत परेशान होइए, पहले कंसेप्ट बिल्डअप करिए। तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन होगा, उसका टेंशन ना लीजिए। हाँ, तो आइए 2.1 पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए अभी आपने एसिड बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। एसिड जो होते हैं वो सौर होते हैं, बेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं। एसिड जो होते हैं वो अनिल छिलनी से आप सॉल्व कर लीजिए कि लिथमस पेपर में क्या वो करते हैं। जैसे अनिल जब आप कहेंगे तो अ से अम्ल हो गया, अम्ल मतलब एसिड, नी से नीला, ल से लाल, मतलब एसिड में लिथमस पेपर अगर नीला रहेगा तो वो लाल हो जाएगा। ऐसे ही आप क्षार का, आप मतलब बेस का, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और किस ट्रिक से, छीलनी ट्रिक से। आइए एसिड बेस इन लेबोरेटरी, आइए पहले हम ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्टिविटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कलेक्ट द फॉलोइंग सैम्पल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आप अपने स्कूल के साइंस लेबोरेटरी में अगर जाने का मौका मिले तो ये सब सैंपल कलेक्ट करिएगा। साइंस लेबोरेटरी में भी, किसमें, केमिस्ट्री लैब में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए HCl, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसे आप देख सकते हैं HCl। और क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और क्या दिया है, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। और क्या ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ वाच ग्लास। अब देखिए एक वो, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको एक वाच ग्लास मिलती है, वो ग्लास सिंपली रहता है, आप ऐसे समझिए। तो उसमें क्या कह रहा है कि पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन। अब जैसे HCl का भी उसमें एक ड्रॉप डाल दीजिए, H2SO4 का भी एक ड्रॉप डाल दीजिए, HNO3 का भी एक ड्रॉप डाल दीजिए, इसका भी ड्रॉप डाल दीजिए। एक में नहीं डालना है, अलग अलग डालना है सबको, और इन सबको ऐसे अलग अलग डाल दीजिए, एक भी ना डालिएगा। फिर उसके बाद एंड टेक्स्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर एज सोन इन टेबल 2.1। देखिए टेबल 2.1 दिया है। अब बोला है कि ये सब जितने हैं ना, आप सब में ये इंडिकेटर डालिए और मुझे बताइए कि कैसा क्या रंग वंग चेंज हो रहा है, कैसा, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जब एसिड में आप रेड लिथमस पेपर डालेंगे, एसिड में जब आप रेड लिथमस पेपर डालेंगे तो नो चेंज आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये 2.1 टेबल है। तो जब एसिड में आप रेड लिथमस पेपर डालेंगे ना तो नो चेंज आएगा, ब्लू लिथमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा।
फिनोल्फ्थलीन अगर एसिड में डाल देंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, आप पढ़े थे, कौन सा इंडिकेटर होता है? यस, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, आपने सही बताया, वो रेड हो जाएगा। देखिए इस पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर का मैं एक अलग टॉपिक ले आऊँगा, बिट्रिक। तो आप लोग इसे अभी कॉमनली लीजिए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब ये देखिए, दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। ये इंडिकेटर तो बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक, कैसे? अपना कलर चेंज करके। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस। आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि आगे आपको ज़रूर कुछ मिलेगा, याद आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस या नो करके। तो देखिए कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जो कि अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, ओडर, महक। इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो देखिए दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी क्यों? क्योंकि जब आप नाक से सूंघते हैं ना इन्हें, तो ऑल्फैक्टरी नर्व से जाता है वो, तो इसीलिए इसका नाम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पड़ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, एक्टिविटी 2.2 में क्या दिया गया है। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन इन अ प्लास्टिक बैग। देखिए मैं इसका आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ओनियन जो होता है ना, ओनियन हो गया, ये आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। अब मैं ये भी बोला था कि आप ही के आसपास ये सब है, तो ओनियन आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जो कि आपके बेस में डालते ही कलरलेस हो जाता है, जबकि आप इसमें एसिड डालते रहिए, कोई इसमें ओडर में चेंज नहीं आएगा, मतलब इसका महक नहीं बदलेगा। लेकिन आप इसमें अगर बेस डाल देंगे, कलर ऑटोमेटिक सॉरी कलर नहीं, स्मेल इसका चेंज हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है जितना मैं बताया हूँ। देखिए वनीला, ओनियन, क्लोव, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, ये तीनों का क्वालिटी ये है ना कि तीनों जो होते हैं वो एसिड में अपनी महक चेंज ही नहीं करते, बेस में तुरंत चेंज कर देते हैं। तो आपको इसमें याद नहीं करना है कि वनीला जो होता है वो एसिड में चेंज करता है और बेस में, और तो सो यू हैव टू लर्न दैट द वनीला, ओनियन, क्लोव जो होते हैं वो तीनों जो होते हैं वो बेस में सिर्फ ओडर चेंज करते हैं, एसिड में नहीं चेंज करते। आइए अब देखिए, अब एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। तो आइए अब पढ़ते हैं कि एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट होता है और बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट होता है। तो देखिए ये एक्टिविटी 2.3 है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लीजिए, इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो चलिए इसमें पहले कॉशन दिया है। कॉशन मतलब होता है कि आप जब इस एक्टिविटी को करें ना तो कुछ सावधानियां बरतें। जैसे क्या सावधानी? कि इसे टीचर के साथ उसमें संरक्षण में कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सेट अप एपरेटस, ये देखिए ये आपको एपरेटस, ये जो एपरेटस आपको दिख रहा है ना, ये आपको सेट करना है। फिर क्या बोला है? टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिड इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है जैसे इसमें है तो टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है। जैसे ये देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, टेस्ट ट्यूब में पड़ा है और इसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल डाल देने हैं। अच्छा आप लोगों के मन में कभी ये क्वेश्चन, चलिए मैं बताता हूँ, इसे बाद में बताऊँगा इस एक्टिविटी के बाद। जिंक ग्रेन्यूल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल? आप जिंक ग्रेन्यूल के सर्फेस पे क्या ऑब्जर्व करेंगे? आइए देखते हैं। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, जो सोप सॉल्यूशन से जो गैस इवॉल्व हुई है ना उसे आप सोप सॉल्यूशन से पास कराइए। वाई आर बबल फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? सोप सॉल्यूशन में बबल क्यों फॉर्म्ड हो रहे हैं? टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड बबल, जब आप बर्निंग कैंडल उस जो बबल निकल रहे हैं उसके पास ले जाएंगे, आपको ब्लिस्टर साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए देखते हैं, इसे आप देखते रहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ।
देखिए कौन सा एसिड बोला था, H2SO4। H2SO4 एसिड जो है प्लस Zn, क्या बोला था, Zn, जिंक ग्रेन्यूल बोला था ना, तो जिंक को Zn ही तो बोलते हैं। आप चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो आपको उसमें समझ में आया होगा। तो आइए मैं Zn लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, H2SO4 में Zn डाल दिया, तो आपको नहीं लगता कुछ होगा? आइए देखते हैं क्या होगा। H2SO4 को अगर मैं तोड़ूं, ब्रेक करूं, तो ऐसे होगा क्या, H2SO4 होगा। Zn को अगर मैं करूं, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखिए। और अगर वैसे पे भी आप चैप्टर 1 में इसे पढ़ चुके हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इसे ये ना समझिए ये कोई कॉन्सेप्ट है, ट्रिक से समझेंगे समझ में आएगा। ये Zn हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 है, इसे 1 मान लीजिए, यहाँ पे 2 है, इसे 2 मान लीजिए, और इसे क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ 2 तो है नहीं, तो जो इसका 2 है ना, अब देखिए 1 1 रिपल नहीं करेगा। मान लीजिए ये प्लस है और ये प्लस है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल नहीं करेगा, और ये माइनस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो उनका बॉन्ड जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, मैं इसे अभी रेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट फेयरली समझ में आए। देखिए अब देखिए, तो इसे मैं माइनस माना था इतने को, और इतने को मैं प्लस माना था, तो माइनस जो है वो प्लस के साथ मिल जाएगा। जब माइनस प्लस के साथ मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ZnSO4 ये हो जाएगा। अब देखिए ये बेचारा पराया बन गया, H2 मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ प्लस कर दे रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, हाइड्रोजन जब निकली तो आपको क्या लगता है, पानी में मिली ही रहेगी, सॉरी एसिड में मिली ही रहेगी? नहीं, हाइड्रोजन अगर अलग हुआ या फिर कोई गैस अलग हो गई, अगर वो कोई भी गैस अगर अलग हो गई तो समझ जाइएगा उड़ेगी तो पक्का, उड़ेगी तो पक्का। तो देखिए इस हाइड्रोजन गैस को ऐसे आप समझिए, ऐसे एक पाइप है, ऐसे एक पाइप है, इस पाइप से एक खुद सौंप की बाल्टी है, मतलब जिसमें सोप का सॉल्यूशन है, उसमें डाल दिया गया। देखिए इसमें सोप सॉल्यूशन है, इसमें डाल दिया गया। अब देखिए एयर यहाँ से आई, ऐसे आई, इसमें चली गई। अब जब इसमें चली गई, कभी आप ये एक काम करिएगा, बाल्टी में पानी रहेगा, पानी में एक पाइप डालिएगा, उस पाइप से फूंकिएगा। जब आप उस पाइप में एयर डालेंगे, मतलब फूंकेंगे ना, तो ऐसे बड़ 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 बुल 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 ऐसे करके पानी ऊपर, पानी से गैस ऊपर आएगी। तो वही इसमें भी होगा, इसमें भी इससे भी ऐसे ऐसे बुल्ले 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 निकलेंगे। वो बुल्ले आखिर हैं क्या, वही हैं H2 गैस। जो यहाँ से निकालोगे वही तो निकलेगा, हाँ यहाँ से जो आप निकालेंगे वही तो निकलेगा। अब देखिए H2 गैस की एक खासियत होती है, अगर कभी रिएक्शन में H2 गैस निकला तो उसके आगे अगर हम माचिस ले जाएंगे ना, तो वही जैसे पटाखे वाली दिक्कत होती है ना, पार्ट से बोलता है, तो वही इसमें भी हो जाएगा। H2 गैस क्योंकि निकलता रहेगा, और जब या फिर बर्निंग कैंडल, माचिस, कुल मिला के आग अगर ले जाएंगे ना, तो पार्ट से पॉप साउंड आएगा। इसे क्या कहते हैं, पॉप साउंड। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ अब वो क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, जो मैं क्वेश्चन बोला था कि बाद में बताऊँगा। आपने ये नोटिस किया है कि इसमें इसमें ये बोला गया है कि जिंक ग्रेन्यूल लो, यही बोला है ना, जिंक ग्रेन्यूल लो। ऐसा क्यों? अगर आंसर आता हो तो ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं तो क्लियर कर ही रहा हूँ। देखिए जिंक का देखिए एक पीस है, ये है आपका Zn, और एक ये पीस है, मैं अच्छे से बनाता हूँ, ये पीस है। अब ये आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि इसे क्यों नहीं लिया गया, इसे क्यों लिया गया, मैं बता रहा हूँ। देखिए जब इसके सरफेस पे, क्योंकि ये इतना बड़ा है, देखिए ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है, सीखने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो मैं सिखाऊंगा। जब इसके ऊपर पे एसिड का सरफेस एसिड जब जाएगा, देखिए H2SO4 जब ऐसे ऐसे इस पर आएगा, ऐसे चारों तरफ से, तब मान लीजिए ये इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा, और बाकी ZnSO4 बन जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। फिर एसिड इस पर जाएगा,
भाई अब बड़ी चीज़ को घुलाने में टाइम ना लगेगा, छोटी चीज़ को घुलाने में टाइम कम लगेगा। इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका सरफेस एरिया कम है, छोटी चीज़ को घुलाने में टाइम कम लगेगा और चीज़ जितनी छोटी रहेगी H2 उतना निकलेगा और उतना जल्दी निकलेगा। यही कारण है कि बोला गया है कि जिंक ग्रेन्यूल लो। समझ में आया तो फिर कमेंट जरूर करिएगा। आइए अब देखिए, आप एक्टिविटी देख लिए ना, अब देखिए एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए यही फॉर्मूला है आपका, यही फॉर्मूला है, आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले सकते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, H2SO4 से आप देख लिए, अब एक दिया है Zn से करना है और CH3COOH से करना है। देखिए आप लोग 2.1 जब मैं पढ़ा रहा था अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, तो उसमें जो एक्टिविटी 2.1 थी उसमें आप लोग ये ज़रूर पढ़ चुके हैं कि CH3COOH को क्या कहते हैं। तो ज़रूर आप लोग बताइए CH3COOH को क्या कहते हैं। CH3COOH को मैं बता रहा हूँ एसिटिक एसिड कहते हैं। तो देखिए अब Zn का एसिटिक एसिड से करा रहा है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी होगी। CH3COOH प्लस Zn ना, यही है ना। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Zn CH3COO का ये 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी नीचे लिख दे रहा हूँ H2 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए साधारण सी बात है, आइए आगे ही आपको समझाएंगे, उसी के साथ साथ बुक के साथ साथ पढ़ते रहेंगे और समझाते रहेंगे। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। आइए अभी इस वाले इस वाले पेज में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। भाई जाहिर सी बात है ये तो आप लोगों को नोट करना ही चाहिए, ये तो आप लोग नोट किए ही होंगे। Zn प्लस H2SO4 जो है, तो Zn जो है मेटल जो है वो इसे लेके भाग गया और इसे अकेला छोड़ दिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि Zn H2SO4, अभी तक SO4 की रानी H2 थी, लेकिन Zn आई और H2SO4 को हटा के खुद SO4 की रानी बन गई। मतलब H2 को डिस्प्लेस कर दिया और बना क्या लिया, ZnSO4 बना लिया प्लस H2 बना लिया। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो ये इसमें बताने वाली कौन सी बात है, ये तो जग जाहिर चीज़ है। तो वही चीज़ लिखा भी है। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो आपका कहीं नहीं गलत होगा। बोर्ड कॉन्सेप्ट मांगता है आपसे। देखिए दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस जो भाई हाइड्रोजन निकला वो बेचारा पर आया, अब कहाँ जाए, अब तो उसके पास कोई है नहीं, तो क्या होता है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में वो निकल जाता है, उड़ जाता है, बोलता है मैं आसमान का सैर करूँगा। द मेटल कंबाइंड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। हाँ ये चीज़ ज़रूरी है। अब जैसे आप लोग ने देखा Zn था, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि एक्टिविटी में आप ये देख चुके हैं तो आपको आसानी होगी। H2SO4 था, तो कह क्या रहा है पता है, कह यह रहा है कि जब Zn जो था, जब वो SO4 को लेके भागा, ZnSO4 को लेके भागा प्लस H2 आया, निकल गया H2, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो Zn है वो कंबाइन हो गया किसके साथ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड अदर देन हाइड्रोजन। तो जो ये कंपाउंड बना है ना, यही है साल्ट, जो अभी साल्ट बोल रहे थे ना, ये है साल्ट। फिर क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। अब देखिए तो बोल दिया कि एसिड प्लस मेटल जो होते हैं वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। आइए अब मैं इसका अब आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल से बताता हूँ। एसिड ले लीजिए आप, जैसे कौन कौन सा एसिड आप जानते हैं। एसिड में मैं कुछ जग जाहिर एसिड ले रहा हूँ जो कि बहुत स्ट्रांग है,
टच मत करिएगा गलती से। HCl है, H2SO4 है, इन दोनों को मैं ले रहा हूँ। H2SO4 से आप देख लिए हैं, HCl से देखना बाकी है। जैसे Zn प्लस HCl है तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ये कैसे हुआ आइए देखें। देखिए Cl की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि मेटल है और एसिड है तो हाइड्रोजन तो निकलेगा, तो जो हाइड्रोजन का एक है H है उसे तो आप देखिए ही मत, वो निकलेगा ही निकलेगा। आप बस इसे देखिए, इसके साथ मेटल क्या बनाएगा, मेटल इसके साथ क्या बनाएगा, आप इसे देखिए। तो देखिए Zn है और यहाँ Cl है। देखिए ZnCl की वैलेंसी तो 1 होती है, तो आइए मैं ऐसे लिखता हूँ, आप जैसे 9th में पढ़े हैं। जैसे Zn है, Cl है, Zn की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड, 2 होती है। Cl की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है ना। तो जब ये सब दिख नहीं जाए आपको, रुकिए, Zn की वैलेंसी और Cl की वैलेंसी, Zn की होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1। तो देखिए ये 1 ऐसे कर दीजिए, ये और ये 2 ऐसे कर दीजिए ना, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 1। देखिए Zn के नीचे 1 आया है ना, तो Zn इंटू 1 जब करेंगे तो Zn ही आ जाएगा, तो यहाँ Zn लिख दीजिए। Cl के नीचे 2 आ गया तो ऐसे Cl2 लिख दीजिए। देखिए यही चीज़ बना है क्या, हाँ ऐसे ही बनता है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही बनता है। तो देखिए Zn प्लस HCl हो गया, ZnCl2 प्लस H2 हो गया। तो अब आपको समझ में आया। अब ये ZnCl2 जल्दी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो बता देंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। जी हाँ आपने सही बताया, ये साल्ट है। मतलब एसिड प्लस बेस जो होता है वो क्या बनाता है, साल्ट प्लस H2। इतना समझ में आया, आया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई ना, स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड साल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैसेस। अब देखिए एसिड का तो आपको पता चल गया, बेस का क्या हाल है, बेस में क्या होगा। तो ये बेस आप देखिए NaOH एक बेस है, मैं जग जाहिर बेस है, जैसे एसिड का जग जाहिर बेस HCl H2SO4 है, वैसे ही NaOH जो है वो जग जाहिर बेस है। NaOH प्लस जिंक ही लेना ले अभी, तो इससे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी, जिंक। तो देखिए NaOH है और Zn है, तो अब देखिए बहुत लोगों का दिमाग जाएगा कि ZnOH कर दें, बिल्कुल गलत है। होगा ये Na2 ZnO2 होगा, Na2 ZnO2 होगा प्लस H2 होगा। अब आप लोगों को देखने में ये मिल रहा होगा when metal react with base then it form a compound which is called as salt and hydrogen gas. Then what is the difference between acid and base? If you are looking, then you will observe that there is no difference between acid and base. But no, you are wrong, because you are thinking by only one example. You are not you have not looked a lot of the examples. इसके बारे में भी आप नहीं जानते। तो ये सब मेटल से पॉसिबल नहीं है कि सब मेटल आप बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको एक कंपाउंड साल्ट मिल जाएगा और हाइड्रोजन मिल जाएगा।
बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये सिर्फ कुछ ही मेटलों के साथ है, सब मेटल के साथ नहीं है। अभी आगे आपको खुद पता चल जाएगा कि किस मेटल के साथ है, किस मेटल के साथ नहीं है। तो मैं इसी के साथ इस पार्ट को मैं समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में आपको ये पता चलेगा कि मेटल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करते हैं और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगले पार्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको सर्च करने पे ज़रूर मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।